Good morning, students. So today we are going to start our next unit of class 11th, that is kinematics. Okay. So your first chapter of kinematics is motion in a straight line. So आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली जो है आपका ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ इन योर क्लास 9th, जो आज हम जनरल सा बेसिक सा रिकैप्चुलेट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है. तो ये जो काइनेमेटिक्स है, जैसे आपके एक यूनिट ये है, एक थर्ड यूनिट है आपका. तो काइनेमेटिक्स और एक आती है आपके डायनामिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं. ठीक है. डायनामिक्स में भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट की ही स्टडी करते हैं. लेकिन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है कि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एज यू ऑल नो देयर इज सम कॉज बिहाइंड इट्स मोशन. उसके मोशन के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होगा ही होगा. ठीक है. लेकिन काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उस मोशन के पीछे क्या कॉज है उसकी स्टडी हम नहीं करते कि हाँ जी हाँ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और लेकिन वो किस वजह से मूव कर रहा है उसकी कॉज की हम बात नहीं करते इसमें. लेकिन डायनामिक्स जो है, जैसे डायनामिक्स जो है उसमें भी हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. लेकिन क्या डिफरेंस होता है, डायनामिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कॉज है, किस वजह से वो मूव कर रहे हैं, उसकी कॉज की भी स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है वो मूव करने लग पड़े, मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो हमें उसका कॉज पता लगा कि हाँ जी वो फोर्स है, तो उसके कॉज की जब स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज नॉट काइनेमेटिक्स, दैट इज अ डायनेमिक्स. ठीक है. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. ओके. तो आज ये जो यूनिट है आपका, इस पूरे यूनिट में हमने मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, लेकिन कॉज पे हमने ध्यान नहीं देना है. ठीक है. तो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन. तो एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन पे खड़ा है, जैसे यहाँ खड़ा है, आपने फर्स्ट सेकंड में देखा वो यहीं खड़ा है, 10th सेकंड पे देखा तभी भी यही खड़ा है, 11th सेकंड पे देखा तभी भी यही खड़ा है. मतलब ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या अपने आसपास सराउंडिंग के रिस्पेक्टिवली, अपने टाइम के रिस्पेक्टिवली जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, देन वी कॉल इट एज कि हाँ जी वो कौन सी स्टेट में है, वो रेस्ट पे है. लेकिन आपने फर्स्ट सेकंड में देखा ऑब्जेक्ट यहाँ है, नेक्स्ट सेकंड में देखा यहाँ है, नेक्स्ट सेकंड में देखा यहाँ है. तो ऑब्जेक्ट जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन सराउंडिंग अपनी पोजीशन को बदलता है, तब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, मोशन में है. ठीक है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट ये आप खुद लिखेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे सपोज कर लो एक एग्जांपल आएगा इसमें. आप बस में बैठे, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं. आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और आपको आपके साथ आपके बड़े सारे पैसेंजर साथ में बैठे हैं. तो आप जो है वो आप एक सीट पे बैठे जब, और बस मूव कर रही है. ठीक है. जब आप एक सीट पे बैठे होंगे और आपके साथ जो एक पैसेंजर बैठा होगा, जब वो पैसेंजर आपको देखेगा, ठीक है, आपको देखेगा, तो आप तो मूव नहीं कर रहे, आप तो एक ही जगह बैठे हो. तो जब आप अपने बस के अंदर ही एक पैसेंजर बैठा होगा, जब आप वो पैसेंजर आपको देखेगा तो उस पैसेंजर के लिए आप कौन सी स्टेट में है, आप रेस्ट पे. ठीक है. लेकिन कोई एक इंसान बस के बाहर खड़ा है, रोड साइड पे खड़ा है और बस मूव कर रही है, आप उस पैसेंजर के लिए तो रेस्ट पे हो, लेकिन एक इंसान जो गाड़ी के बाहर खड़ा है वो जब आपको देखेगा तो उसके लिए आप कौन सी स्टेट में हो, मोशन में हो. मतलब आप एक ही समय पे रेस्ट पे भी हो किसी के लिए, और किसी के लिए कौन सी स्टेट में हो, मोशन में भी हो. ठीक है. अंदर वाले इंसान के लिए आप रेस्ट पे हो, और गाड़ी के बाहर जो खड़ा है, गाड़ी मूविंग मूविंग स्टेट में है, तो उसके लिए आप कौन सी स्टेट में हो, यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है. जैसे अभी आप जैसे बैठे हो तो आप बोलोगे आप कौन सी स्टेट में, अगर जनरली देखा जाए, आपको देखा जाए कि आपको आपको ये बोला जा रहा है कि आप कौन सी स्टेट में है, तो हम बोलेंगे हाँ जी हम रेस्ट पे है. लेकिन अगर कोई आपको अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अर्थ के बाहर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आप अपनी जगह पे बैठे हैं, तो आपको पता है अर्थ तो स्टेशनरी है ही नहीं, वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है एज वेल एज एक ऑर्बिट में भी घूमती है. तो जब कोई इंसान आपको बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए आप कौन सी स्टेट में हो, यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है. मतलब हम क्या करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ हम कौन से स्टेट में है, रेस्ट पे है. लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हम कौन सी स्टेट में है, वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ही समय पे एक इंसान रेस्ट पे भी है, एक इंसान मोशन में भी है. तो इस तरीके से रेस्ट और मोशन जो है दे आर रिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है.
नेक्स्ट आता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है। अब जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आपने उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करना है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, जिसको आप 9th क्लास में ओरिजिन बोलते होंगे। जैसे ये है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहाँ चला गया, तो आपने इसकी पोजीशन बतानी है। तो अब अगर आपने किसी की पोजीशन बतानी है तो आपको एक फिक्स्ड पॉइंट या एक फिक्स्ड जगह लेनी पड़ती है, फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड प्लेस कंसीडर करना पड़ता है, जिस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्टिवली आप उस पोजीशन को बताते हो, उस पार्टिकल की पोजीशन को बताते हो। तो जैसे ये जो है ओ पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ओरिजिन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओ इज द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट या प्लेस होते हैं। ठीक है, जिसके, क्योंकि अगर आपने किसी बॉडी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, वेलोसिटीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट या जगह लेनी पड़ती है, जिसके रिस्पेक्टिवली हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो उस फिक्स्ड पॉइंट या प्लेस को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और इधर वी कॉल इट एज अ इनिशियल पॉइंट, और हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो उस फिक्स्ड पॉइंट और पोजीशन के रिस्पेक्टिवली हमें क्या करना पड़ता है, उसका सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, फिक्स्ड पॉइंट या प्लेस होता है, जिसके रिस्पेक्टिवली हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आप सभी को पता है आपके पास 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड। ये आपके पास जैसे ये प्लेन है आपका, तो इस प्लेन में आपने जैसे वाई एक्सिस बनाई, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई। तो जेड एक्सिस हम बनाते हैं ऐसे हैं, ऐसे को बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस कैसी होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली अपवर्ड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्लेन में आप कितनी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस प्लेन पे आप 2 ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये एक ये। ठीक है, या तो ये x और y होगी, तो z कहाँ होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड। अगर ये z और y है तो x कहाँ होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड। ऐसे आप प्लेन पे कोई भी कर सकते हो, लेकिन तीसरी वाली प्लेन के इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने क्या बोला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें चाहिए होती है, जिसके रिस्पेक्टिवली हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, वाई है और ये जेड है। अब जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इस वाले के रिस्पेक्टिवली, यहाँ से। तो इस ओ को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक ही कोऑर्डिनेट यूज किया है, कौन सा वाला, एक्स एक्सिस। जैसे अगर देखा जाए तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस। तो ये कौन सा है, ओरिजिन है। वैसे यहाँ पे हमने 3 एक्सिस ले ली हैं, एक्स, वाई और जेड। ये क्या चीज़ आ गई, ओरिजिन, और रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हम क्या लेते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हमें बताना है तो हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और इस पूरे होल सेटअप को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे आपके पास ये मैंने एक्सिस बनाई है, ठीक है, एक्स और वाई, ये प्लेन है, मतलब 2 एक्सिस मैंने यूज़ की हैं, और आपका पार्टिकल यहाँ है। मैंने इसकी पोजीशन को बताना है, जैसे ये यहाँ था, ये पार्टिकल यहाँ था, इसकी पोजीशन को आपने बताना था, तो यहाँ से चलना था। तो आपको सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करना पड़ना था, एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, मान लो आपने इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको कहाँ से चलना पड़ेगा, ओरिजिन से। आपको ओरिजिन से चलना पड़ेगा पहले यहाँ पे, तो आपने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया, एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया। क्लियर। फिर आपको चलना पड़ा यहाँ से यहाँ तक, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना ये। अब आपने इसकी वैल्यू को पता करना है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से थोड़े ना पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसकी वैल्यू होगी वही आपकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर। अगर आपको इसके पास पहुंचना है तो आपको ओरिजिन से यहाँ चलना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ में किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, y की। x की आपने ओरिजिन से कैलकुलेट की, y को वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी आपको ओरिजिन का ही यूज करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक
जो ये वैल्यू होगी वही आपको ये वैल्यू देगी। तो इसमें इस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए वी कैन यूज टू कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड दीज टू कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ही कैलकुलेट होते हैं बिकॉज इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरीके से हम रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं टू फाइंड द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल। क्लियर? So next is 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. What do we mean by 1 dimension? देखो हम बात कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे या तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, या वाई चाहिए होता है, या मुझे जेड कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ठीक है, 1 डायमेंशन का मतलब है जब भी हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट यूज करना पड़े, इधर वी कैन यूज एक्स और y और z, एक ही कोऑर्डिनेट यूज करना पड़े, देन वी से दैट इट इज अ 1 डायमेंशनल मोशन। हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो उसको हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, सीधा चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। तो जब आप पार्टिकल यहाँ है तो उसकी पोजीशन बतानी है, कैलकुलेशन तो उसी की है। तो पोजीशन बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन तो लेना पड़ेगा। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, तो अब वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पे। तो अब उसकी पोजीशन को बताने के लिए मुझे पता करना है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 किलोमीटर वो चला, 10 मीटर ही मान लो, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 मीटर है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 10 मीटर लेना पड़ा। वो 10 मीटर कौन सा कोऑर्डिनेट है? दैट इज़ अ एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को कैलकुलेट करके कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया। ठीक है, एक्स, या मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो आपने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया? वाई कोऑर्डिनेट यूज़ किया, पर किया तो एक ही। तो जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट रोड पे चलता है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए वी रिक्वायर्ड ओनली 1 कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लगता है। तो उस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? दैट मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर? 2 डायमेंशन क्या होता है? जब भी हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट यूज करने पड़े, एक्स और वाई, या वाई या जेड एक्स, 2 कोऑर्डिनेट यूज करने पड़े, तब हम बोलते हैं दैट मोशन इज नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। आपके यूनिट में 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन ही है मेन जो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन अ फ्लोर, जैसे ये फ्लोर है, ये फ्लोर है आपका, तो है तो प्लेन ही। अभी मैंने बताया एक प्लेन में आप कितनी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ कर सकते हो, एक या प्लेन के ऊपर, प्लेन की बात कर रहे हो, प्लेन पे आप 2 ही एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स और वाई। अब वाई जेड भी ड्रॉ कर सकते हो, और पार्टिकल यहाँ है। मान लो जो इंसेक्ट है वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे से चल रहा है, जरूरी नहीं जिगजैग ही चले, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, स्ट्रेट भी चल सकता है। तो अब पार्टिकल यहाँ है, तो इसकी पोजीशन को आपने बताना है। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ओरिजिन से चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ। तो आपने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया? एक्स कोऑर्डिनेट। फिर आपको जाना है पी के पास, तो यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर गए आप, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से ऊपर गए, तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ होगा? वाई, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यू कैन यूज 2 कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई टू कंप्लीटली मेजर द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। इसकी पोजीशन को बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट यूज करने पड़े। अब यहाँ है, तभी वही बात है, आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, या फिर वो उल्टा भी चल सकते हो, आप वाई पे भी जा सकते हो। इनिशियली शुरू में आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो आपने वाई कोऑर्डिनेट यूज़ किया। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आपने क्या यूज़ किया? एक्स। ठीक है, तो इसकी ज़रूरी नहीं एक्स में चलना, वाई में भी जा सकते हो पहले। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए मुझे एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट यूज़ करने पड़े, तो इसकी मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, थर्ड है आपके पास 3 डायमेंशन। वेरी सिंपल, 3 डायमेंशन का मतलब है कि जब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, पर आपको मैं ऐसे समझा देती हूँ। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास एक एक्स है, ये वाई है, और आपको पता है ये कौन सी होगी? इट इज़ अ जेड एक्सिस। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू। ये आपके पास है, ठीक है, ऐसे एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ है, जहाँ मैंने फिंगर्स रखी है ना अपनी, थंब और फिंगर, यहाँ हवा में है, यहाँ पे पार्टिकल इधर है ऊपर हवा में, तो आपको इसके पास पहुँचना है। तो अब इसको क्या करोगे आप, कैसे पहुँचोगे? देखो ध्यान से देखना, यहाँ है, थोड़ा मुश्किल है यहाँ बताना। जैसे मैंने जो फिंगर रखी है ना अपनी, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ है पार्टिकल इधर,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पास पहुंचना। तो देखो दूसरी फिंगर देखना मेरे, मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया, एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गई, एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया। फिर यहाँ से कहाँ गई, नीचे, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया, वाई। यहाँ से फिर मैं ऊपर आई, ए पहुंची इसके पास, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया, जेड कोऑर्डिनेट। दोबारा से देख लो, ये इधर है पार्टिकल, ठीक है, नेल जो है मेरा यहाँ पे इधर है पार्टिकल। तो आप पहले यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यू आर यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट। फिर या फिर ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ गए एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया, जेड कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ से यहाँ गए, कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। या फिर ऐसे भी चल सकते हो, यहाँ से यहाँ गए वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से इधर गए एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से ऊपर आए, कौन सा कोऑर्डिनेट आया, जेड एक्स कोऑर्डिनेट। तो आपको इसके पास पहुंचने के लिए अगर आप कॉपी पे खुद भी कर सकते हो, ऐसे पेन रखना और अपनी फिंगर के साथ यहाँ पे पार्टिकल रख देना और इसके पास पहुंचना। तो इसको पहुंचने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट यूज करने पड़े। तो हम बोलेंगे इसकी मोशन कैसी है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट टर्म आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो आपको पता है जैसे आप कोई भी क्वांटिटी लिखते हो तो उस क्वांटिटी को लिखने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपने फोर्स लिखा, तो आपको पता है फोर्स आप लिखोगे तो आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो आप लिखोगे 10 न्यूटन। ये 10 क्या चीज़ है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड, कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यह आपको मैंने दे दिया मास 5 किलोग्राम, तो ये भी क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड है। अब आपके पास जैसे मास है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एज यू ऑल नो जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। जैसे मास है तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, स्पीड है किसी बॉडी की तो वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हर एक बॉडी के पास मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज होता ही होता है। लेकिन हम एक बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मास है तो मुझे पता है ठीक है इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है या 30 किलोग्राम है, लेकिन उस मास की डायरेक्शन क्या है, क्या आपने आज दिन तक देखा कि किसी बॉडी का मास की डायरेक्शन क्या है, नहीं। ये एक ऐसी नंबर है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है बट डायरेक्शन नहीं है। लेकिन फोर्स है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। जैसे टेबल है, मैंने बोला इस टेबल को फोर्स लगाओ और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है। तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज जिसके पास सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मास हो गया, स्पीड होगी, नॉट वेलोसिटी, स्पीड या डिस्टेंस हो गया, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गया आपकी वेलोसिटी। जैसे स्पीड का मतलब क्या है और वेलोसिटी का मतलब क्या है। स्पीड का मतलब है कि कोई बॉडी जो है, ठीक है, कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को कितनी जल्दी चेंज कर रही है, वो स्पीड होती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कितनी जल्दी चेंज कर रही है और साथ में कौन सी डायरेक्शन में चेंज कर रही है। जब डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाए तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो एक कार है, उसकी जो है वो स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक ऐसे दी। और मैंने बोला एक कार है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है वो और ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसको स्पीड बोलेंगे, लेकिन सेकंड इक्वेशन में मैंने 10 किलोमीटर पर आवर के साथ ईस्ट डायरेक्शन भी दे दी, देन वी कॉल इट एज अ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है, इसमें भी डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी आपके पास डायरेक्शंस भी गिवन होती है। क्लियर। नेक्स्ट, वेरी सिंपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप खड़े थे, ये आपका ओरिजिन है, आप यहाँ से यहाँ चले गए, आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की पाथ की टोटल लेंथ,
ठीक है, जो भी आपका पाथ है उसकी टोटल लेंथ जो वो डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वो 5 किलोमीटर आएगा, वो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में छोटे से छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको कौन सी क्वांटिटी बोला जाता है, डिस्टेंस को, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। अब आपको पता है कि अगर आपको एक कर्व्ड पाथ है और एक स्ट्रेट रोड है, तो छोटा रास्ता कौन सा वाला होगा, जो स्ट्रेट रोड होती है ना, जो स्ट्रेट वाली आपका पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट ही होता है, सीधा रास्ता जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक और भी होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। रेफरेंस में आपके दिनेश पब्लिकेशन में थोड़ा सा गलत है, वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, आपका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ से खड़े थे, आप यहाँ पहुँच गए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये आपका इनिशियल आ गया, ये आपका फाइनल आ गया। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता, तो ये तो है ही स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट पाथ है, तो इससे छोटा क्या बनेगा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो यही है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 5 किलोमीटर। क्लियर। अगर इसी इक्वेशन में पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच का पाथ लेंथ, तो वो भी कितनी है 5 किलोमीटर। क्लियर। सेकेंड में बोला आप पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ अब इनिशियल पोजीशन ये आ गई, फाइनल ये आ गई, तो अब मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू बनेगी 15 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता तो वो स्ट्रेट रोड ही है, तो इसकी वैल्यू जो लेंथ आएगी स्ट्रेट वाले पाथ की वही आपकी डिस्प्लेसमेंट बनेगी 15 किलोमीटर। अब इन दोनों एग्जाम्पल में देखो, इन बोथ द एग्जाम्पल द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, इट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। जब भी व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, तो आपको देखो दो एग्जाम्पल दिए, ध्यान से देखो क्या है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कंक्लूड करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, वो सेम ही आता है, सीधा चलता रहो। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस और इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्प्लेसमेंट, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही आता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेट रोड में दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, सेम रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आपको दिया है सेकंड एग्जांपल, आपको मैंने ये दिया है कि सपोज द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओ टू बी, सबसे पहले ओ से बी गई, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 10 किलोमीटर, फिर बी से ए वापस आई 2 किलोमीटर। अब इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ओ इनिशियल है और ए जो है वो फाइनल है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ आई। तो अब इस इक्वेशन में मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस लिखो, तो डिस्टेंस क्या है, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए, तो टोटल पाथ लेंथ होती है, तो वो आएगी 10 + 2 12 किलोमीटर। अब मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ये ऐड नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या डेफिनेशन होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल ये अब फाइनल ये, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो ये है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे कम से कम दूरी, ये पहले यहाँ जा रहा है ये यहाँ जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखो कितनी है, ये होना चाहिए, ये निकालना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल वैल्यू 10 किलोमीटर है, फाइनल वैल्यू मेरे पास 2 किलोमीटर है। तो आप जब आप निकाल देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक वो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो दिख रहा है 10 में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो 10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर माइनस किया तो मेरे पास 8 किलोमीटर आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, और साथ में प्लस साइन लगा है। अब मैंने आपको बोला था डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ली जाती है, तो यहाँ मैंने प्लस साइन लगाया अभी तक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि आप पहले ओ से ए गए, देन यू कम बैक फ्रॉम ए टू बी, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से मुड़ के वापस यहाँ आए,
तो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का 15 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस आ जाएगा 25। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो वो कितनी होनी चाहिए, देखो ये 15 है, ये 10 है, तो ये 5 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा मेरे पास, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल। इनिशियल इज 10 किलोमीटर, फाइनल इज 15 किलोमीटर, देन वी गेट 10 minus 15 is equal to -5 किलोमीटर, ठीक है। इन दिस केस यू हैव माइनस, नेगेटिव साइन इज देयर। सो इन दोनों इक्वेशंस में आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, फाइनली जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन के राइट साइड है। और इन योर सेकेंड इक्वेशन योर ऑब्जेक्ट, द फाइनल पोजिशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आपको पता है इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन देन द वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन देन द वैल्यूज आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है, वो आपको डायरेक्शंस बताते हैं। तो यहाँ पे जब प्लस साइन आ रहा है तो प्लस साइन का मतलब है आर ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन के राइट साइड है, तो देखो राइट साइड ही तो है, तो प्लस लगा है। तो इस प्लस साइन का क्या इंडिकेशन होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन, क्लियर। नेगेटिव में क्या है, देखो लेफ्ट है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन। वेरी सिंपल, यानी कि प्लस और माइनस साइन क्या चीज इंडिकेट करते हैं, दैट इज द डायरेक्शन, कि आपका ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन कहाँ है, लेफ्ट है या राइट है, वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस में तो कुछ नहीं, हमने ऐड ही करना है, उसमें काय का डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन, एंड व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन इज इंक्लूडेड ना, इट मीन्स दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, कि आपका जो ये है स्केलर है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। In distance we are not included the direction, but in the displacement we are included the direction, ठीक है। So your last case is fifth case ना, ठीक है। मान लो आप यहाँ से यहाँ गए O to A और फिर आप वापस आ गए, यहाँ से 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर ही वापस आ गए। तो अगर आपको बोले डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वापस आ गए, 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। ध्यान रखना इनिशियल और फाइनल के बीच में कम से कम दूरी। अब यहाँ पे गए पहले यहाँ, फिर मुड़ के वापस आ गए, तो इनिशियल भी यही हुई और फाइनल भी यही हुई। जब इनिशियल के ऊपर ही फाइनल आ रहा है तो उनके बीच में गैप तो कुछ भी नहीं आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। तो आप हमेशा